बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और सबसे जो अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तरफ तो हमारे मुल्क के अंदर सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है, मगर दूसरी तरफ सोना ही सोना जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमें सुनने को मिल रहा है। 800 अरब का सोना जो है उसे दरियाफ्त कर लिया गया है और ये देखना है कि ये सोना अब रियासत का है या पंजाब की सियासत का है और इसे कुदरत की मेहरबानी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पॉलिटिकली भी कल का जो दिन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के माबैन क्या बड़ी पेशरफ्त होने के मुमकिन तौर पर असरात हमें नजर आ रहे हैं। आमिर साहब के तज़किये में आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से हमें देखने और सुनने को मिलेगी वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है कल इस केस को 26वीं आईनी तरमीम के मामले को टेकअप करने जा रहा है। तो कल सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की तरफ से क्या हमें सुनने और देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आमिर साहब, कर्जों का बोझ है, मुबारक हो वैसे आपको, कर्जों का बोझ है, IMF की तलवार है और ऐसे में कुदरत हम पे बड़ी मेहरबान हो गई है। छप्पड़ तो नहीं फटा मगर जमीन फटी है और सोना ही सोना बिखर गया हर तरफ। जी, सोने का ख्वाब जो है ना वो इंसानी तख़य्युल में हमेशा से रहा है और अब ये सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में वो ख्वाब को उजागर कर दिया गया है। ये अमेरिका जब सेटल किया गया था तो उस वक्त वो मैड गोल्ड रश था, गोल्ड डिगिंग शुरू हुई थी। उन्होंने पूरा अपना मुल्क इस तरह ये बात किया था कि पहले ईस्ट कोस्ट था तो हाउ दी वेस्ट वाज बॉर्न, हॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं बेताशा गोल्ड डिगिंग के ऊपर, तो पूरा उन्होंने अपने वेस्टर्न एरिया जो है ना कैलिफोर्निया तक जो है वो इस मफरूज़े पे, और ये एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि वहाँ सोना बहुत है तो लोग सोने के रश में पूरा मुल्क जो है वो आबाद हो गया। तो ये आबाद भी इस तरह सोना करता है, सोना गैर आबाद भी करता है, बर्बाद। तो पाकिस्तान में ये मुझे डर पड़ गया है कि ये एक मैड गोल्ड रश की शुरुआत हो गई है कि ये इस वक्त जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं कि ये पूरी 32 किलोमीटर की बताया जा रहा है पट्टी है दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के संगम पे। वहाँ पे ये बताया गया है कि सोने के बेताशा जो है डिपॉजिट निकल आए हैं। ये साबिक निगरान वज़ीर इब्राहिम मुराद साहब हैं, इनका बयान है कि यहाँ 800 अरब रुपए 2 अरब 87 करोड़ डॉलर के वैल्यू के यहाँ पे सोना है। सोना कितना है, क्या निकल सकता है, नहीं निकल सकता, ये तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ तफ्तीश है। मगर यहाँ एक्साइटमेंट थोड़ी सी पंजाब गवर्नमेंट में नज़र आ रही है और उसके बाद उन्होंने ये क्लेम जो उसका एक दिया कि ये खुशखबरी निकली है उसके मुज़मरात हैं। हमें डर है कि लोग ये पहले ही यहाँ पे सूरत हाल ये है, ये आप देख रहे हैं कि लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये सरकारी लोग नहीं है? नहीं, ये सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। नहीं, ये काफ़ी सारी गैर कानूनी तौर पे लोग बुलडोजर लेके, एक्सकेवेटर्स लेके वहाँ पे इस वक्त जो हमारी बात हुई है लोकल पुलिस से और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, वहाँ पे इस वक्त दरियाए सिंध में अटक के करीब जो है वो पूरी पट्टी में लोग यहाँ बुलडोजर और एक्सकेवेटर जो है लाख रुपए किराए पे डेली बिक रहा है और ये चल रही है गैर कानूनी तौर पे। और ये लोग वो पंजाबी और पठान भाई हमारे पहुँच गए हैं और वो लगे हुए हैं रेत में से सोना तलाश करने। और ये अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने आज एक्साइटमेंट दिखाई है, अज़मा बुखारी भी आ गई हैं, तो ज़रा दिखाइए उसके बाद ये बढ़ना जाए। ये बिल्कुल एक मैडनिंग हद तक ये बढ़ सकती है, तो हमें इन चीज़ों पे बड़ा मुहतात रहना चाहिए। यहाँ बलबा फसाद ना हो जाए, सोने के पीछे इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये दिखाइए जी वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहा है आज। DSP की रिपोर्ट के मुताबिक जी इस वक्त वहाँ पे जो एरिया जिसमें उन्होंने सर्वे किया तकरीबन उन्होंने को 28 लाख तोले के करीब उन्होंने हमें बताया कि जी वहाँ पे मौजूद। जी बिल्कुल, इसकी तस्दीक जो है वो वज़ीर मादनियात खुद भी कर चुके हैं और इसके ऊपर जो है वो 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली आपको खुशखबरी देंगे। ज़राए से खबरों को छोड़ के ऑफिशियली खुशखबरी देंगे। ये तो तवक्कुल कर गई हैं वो, जरा 1 महीने की बात के ऊपर नहीं, एक थोड़ा सा तो अच्छी बात है कि 1 महीने का उन्होंने कहा जी रिपोर्ट देंगे, बिल्कुल लेना चाहिए था। और मगर साथ में ये भी उन्होंने कहा कि खुशखबरी भी इंशाल्लाह आपको देंगे, ऑफिशियल खुशखबरी भी देंगे। और फिर उन्होंने 28 पता नहीं करोड़ तोला का जिक्र कुछ किया है। गुरचानी साहब हैं ये इस वक्त शेर अली गुरचानी 28 लाख तोला ये शेर अली गुरचानी ये वजीर मादनियात हैं
पंजाब के, उन्होंने ये तोलों का जिक्र किया। गरीब आदमी को जो है वो 1-2 तोला ही मिल जाए तो वो काफ़ी होता है, तो वो अपनी छल्लियाँ लेके, थोड़ियाँ छेनियाँ लेके वहाँ पे इस वक्त आपने ये विजुअल्स में देखा है कि लोग पहुँच रहे हैं। और ये कल को ये बिल्कुल ऑलरेडी इंतजामिया कह रही है, पहले अगस्त के अंदर उनको 144 लगानी पड़ गई थी, मगर अभी जो है एक और FIR इस हफ्ते भी जमा करवाई है। और पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए वहाँ एक मुश्किल खड़ी हो रही है कि ये क्या है। अब ये क्या है, कितना है, इसका एक तो ये कि पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना कि ये इन्होंने जो क्लेम किया है कि जी ये इन्होंने दरियाफ्त किया है। बताया गया है कि जनाब ये हमने पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जिम्मे सौंपा था और फिर जो है नेस्पाक से भी तस्दीक करवाई है, उनके तरफ से बताया है। तो ये इतना भी कुछ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट 2019 पे इस पे काम शुरू कर चुकी है। और ये पंजाब गवर्नमेंट की बुज़दार गवर्नमेंट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये पहले ही पड़ा हुआ है कि ये सोने के ज़खायर का पहले भी इतला थी और ये किया जा चुका है। उसका अब ये कितना है कितना नहीं जो है उसके अंदर ये हमारे पास ये रिपोर्ट है, ये 2022 की है। अच्छा, ये एकेडमिक्स ने, और इसके अंदर दुनिया पाकिस्तानी एकेडमिक्स भी हैं, फिर रिसर्चर्स हैं, फिर एक्सपर्ट्स हैं, ये दुनिया भर से इनका एक ग्रुप था। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है, ये उसके बाद जो है लोकल भी हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल हैं बाहर मलेशिया की इदारे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद अमेरिका के इदारे हैं, फिर ग्रीस के इदारे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल जियोलॉजी जो है ये ग्रीस की है। फिर ये इस तरह बाहर के लोगों के, और उन्होंने ये स्टडी की थी कि यहाँ कितना है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर मजीद स्टडी की जाए तो यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड रिसोर्सेज हो सकती है, पोटेंशियल यहाँ पे हो सकता है। अच्छा। कमर्शियल गोल्ड एक्सप्लोरेशन का, तो उसके लिए मगर कमर्शियल गोल्ड एक्सप्लोरेशन होगा, मगर यहाँ जो आम आदमी जो छल्लियाँ लेके पहुँच गए हैं या एक्सकेवेटर जो लग गए हैं, ये इनके लिए इतला है कि उनका 2 किस्म का होता है, बताया गया है इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर। एक होता है जो ज़मीन के अंदर वहाँ पे पाया जाता है, उसको जो है प्लेसर गोल्ड कहते हैं। एक होता है लोड गोल्ड, जो पानी के बहाव में जो आता है वो लोड गोल्ड होता है। और ये इसके जो ज़खायर यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो बहुत ही महदूद हैं। सो ये मेरी सिर्फ दुआ ये है कि ये अवाम को इस तरीके ना रागिब किया जाए कि ज़रियात का जो हुजम यहाँ बताया जा रहा है वो 100 से 3000 माइक्रोन मिलीमीटर है। इसका रफली ये समझ लें कि 10 लाख ज़र्रात में सिर्फ 0.34 से 13 ज़र्रात, मतलब अच्छा। 10 लाख ज़र्रात में से 13 ज़र्रात हैं कि मतलब ये ना होने के बराबर है। तो ये सोना जो है ना ये छलनियों से नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पंजाबी और पख्तून भाई मेहनत तो कर रहे हैं ना, जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, खुदा के लिए ये लोग अपना पैसा भी और मेहनत भी ज़ाया ना करें। ये कमर्शियल वो है, उसका भी अभी उन्होंने कहा जी अगर ये इस पे पूरा सर्वे होगा फिर उसके बाद कि हाँ बिल्कुल पोटेंशियल है। सो इसमें एक्साइटमेंट नहीं लेनी चाहिए, वो इस वजह से कि यहाँ हमारे साथ माजी में ये हाल हो चुका है। ये इसके अंदर बताया गया है ये एकेडमिक्स ने कि वहाँ पे पोटेंशियल है बिल्कुल, मगर उन्होंने कहा जी इसकी जो है कमर्शियल माइनिंग होगी, कैसे होगी, कब करेगी, ये वक्त लेगा। तो मेरी दुआ है निकले, वाकई अगर निकल आए तो बहुत ज़्यादा है, मगर ये इसको टाइम लें, हजम करें, उसके बाद वो किया जाए। अगर फ़र्ज़ करें जो अभी भी जो ये बताया है केयर टेकर मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने $2 बिलियन के भी अगर से भी ज्यादा के भी निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे क्रेडिट की एक तो लड़ाई शुरू हो गई, फिर करप्शन का इल्ज़ाम लग गया। ये बताया गया है कि जो केपी गवर्नमेंट ने उन्होंने जो इसके ब्लॉक्स को जो नीलाम किए थे, उन्होंने कहा जिसकी तहकीकात होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है, तो ये उनसे भी पूछते हैं। फिर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से हम कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता हो और उस वक्त वहाँ पे गोल्ड मैड गोल्ड रश कहाँ तक पहुँचा है। पंजाब गवर्नमेंट को उसके ऊपर संजीदगी से देखना चाहिए, जो आम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वहाँ पर ज़रा सख्ती होनी चाहिए। हुकूमत का इंटरेस्ट होता है कि वहाँ पे लोगों की एक्साइटमेंट को कंट्रोल करें और अफवाह साजी ना की जाए। वहाँ पे एक सिचुएशन है, मैंने
कहा ना 32 किलोमीटर की जो पट्टी है नौशहरा से लेके ये कोई छोटी अटक हिस्सा तक नहीं जो है, और ये पूरा पंजाब और जो है दरियाए काबुल और उसमें लोग छल्लियाँ लेके पहुंचे हुए हैं। और आज इस तरीके से ये क्लेम कर दिया गया है कि कितने 28 लाख तोला, जी 28 लाख, वो 28 लाख। आम आदमी को एक तोला सोना मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। माशों के ऊपर लोग एक दूसरे की जान लेने के दर पे हो जाते हैं। ये मैड गोल्ड रश ना करें, गवर्नमेंट को जिम्मेदारी के साथ करना है। अच्छी बात है, उन्होंने अज़मा बीबी ने कहा कि महीना लेंगे, मगर ये ना कहें कि खुशखबरी इंशाल्लाह आपको देंगे। तो ये खुशखबरियां हमने 15 साल पहले भी सुनी हुई हैं। ये चुनियोट वाली जो है ना, चुनियोट नंबर 2 हमारे साथ ना करें। तो मेरा ये कॉरेस्पॉन्डेंट साहब से रब्ता कर रहे हैं हम, और हम केपी गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए वहाँ पे दरिया के उस पार, दरियाए सिंध के उस पार और दरियाए काबुल के इर्द गिर्द जो ये क्या सूरत हाल है एक्साइटमेंट की। सही। ये आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंट की, अभी हमारा राब्ता हो चुका है। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना इकराम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। मुझे तो डर है आमिर साहब ये रिपोर्टिंग करने गए थे, साथ कुछ छलनी वलनी ना लेकर चले गए हो, इनसे भी पूछ लेते हैं अभी हम। जी, मैं हमारे साथ मुझे बताया गया है कि केपी गवर्नमेंट के मशीर मुजम्मिल असलम साहब भी जो है मौजूद हैं। तो मुजम्मिल, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा राना इकराम साहब अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से इतला ले लूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो बताया है कि जी 28 लाख तोले सोने के वहाँ निकला है। तो यहाँ एक डर ये है, हमें तशवीश ये है कि ये पोटेंशियल मैड गोल्ड रश ना हो जाए। लोग पहले ही बताया जा रहा है कि वहाँ छल्लियाँ लेके, एक्सकेवेटर्स लेके पहुँच गए हुए हैं, और पुलिस के लिए वहाँ पे एक पोटेंशियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है अटक के मुकाम पे। जी राना साहब, हमें बताइएगा कि अभी वहाँ पे क्या सूरत हाल है अटक में, दरियाए सिंध काबुल और दरियाए सिंध के संगम पे। सर जी ऐसा है मतीन भाई के जे तकरीबन पिछले को 2-3 साल से जहाँ पर एक्सीवेटर लगे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जी अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मसला ज़्यादा हाईलाइट हो गया। पिछले 2-3 साल से जहाँ पे अटक खुर्द के मुकाम पर एक्सीवेटर लगे हुए हैं। ये एक्सीवेटर कौन लगाता है, कौन सा महकमा लगाता है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा पिछले 2-3 साल से, ये एक बड़ी मानीखेज बात है। 2024 में भी इन पर FIR हुई, अभी 7/25 FIR इस महीने जनवरी में भी 4 तारीख को हुई। पुलिस ने छापा मारा, 15 बंदे नामजद हैं, लेकिन पुलिस बता रही है कि जब हम पहुंचे हैं तो वो कश्ती में बैठ के केपी की तरफ अपना जो है वो रवाना हो गए, हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। ये हमने विजुअल चलाए हैं, देखे हैं, जिसमें अंदर लोग छल्लियां लेके पहुंचे हुए हैं, और आम आदमी भी जो है वो छल्लियों में से सोना निकालने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा है कि एक्सीवेटर लगे हुए हैं, वहां पे बड़े बड़े छानने लगे हुए हैं, वो रेत निकालते हैं, उन छानों में डालते हैं, फिर वहां से वो सोना निकालते हैं। जो पिछले 2-3 साल से अमल जारी है। सर मसला ये है कि उन एक्सीवेटरों को कौन लगाता है, वो किसकी इजाजत से लगते हैं, वो सोना निकल के जाता कहाँ पे है, किन ज्वेलर के पास बिकता है, आज तक ये सारा कुछ जो है ये सोना की वहां पे आप रहते हैं, ये जो लोग इकट्ठे करते हैं, कोई डली सोने की देखी है जो इस रात में से लोगों ने बना ली हो? नहीं सर, ये बहुत बरीक ज़रात हैं सोने के, कोई डली नहीं है, कोई बहुत बरीक ज़रात हैं। जैसे आपने पहले बताया ना कि इतने ज़रात में से इतना सोना निकलता है, जो वही बात है कि बहुत बरीक ज़रात हैं सोने के जो निकलते हैं, वो इकट्ठे करके वो ज़ाहिर है सर वो किसी ज्वेलर के पास तो जाता होगा, वो बिकता होगा कहीं ना कहीं। आज तक पुलिस कई सालों से ना तो किसी एक्सीवेटर मालिक को गिरफ्तार कर सकी है, ना ही किसी एक्सीवेटर मशीन को कब्जे में ले सकी है, और ना ही वो सोना जो वहां से निकल रहा है उसको कब्जे में ले सकी है। राना साहब, आप जरा 1 मिनट हमें इजाजत दें कि मुसम्मिल आपने ये सुन ली सारी गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि एक डर है, मैंने कहा ये तशवीश है कि इस तरह की एक्साइटमेंट के बाद चुनियोट के सोने में हम ये देखें कि इस तरह की उस वक्त भी बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ मैड गोल्ड रश ना हो जाए। और उन्होंने आप पे इल्ज़ाम दिया है कि केपी गवर्नमेंट ने जो है ये सोने के ज़खायर की 3 अरब रुपये में नीलामी की है, इसकी हम तहकीकात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के अवाम पर जुल्म किया, स्टडी के बगैर ज़खायर औने पौने दामों फरोख्त कर दिए। क्या कहेंगे आप? देखें जी, सबसे पहले तो ना हमें तो बड़ा मजा आता है पंजाब की चीफ मिनिस्टर को टेंशन देने का ना, और उनको टेंशन किस चीज से होती है कि जो है केपी हुकूमत कोई अच्छा काम ना कर ले, तो वो हम जो है ना रोजाना उनको एक टेंशन देते हैं। फिर जब वो टेंशन हम देते हैं तो फिर वो अपने जो है ना महकमों के जो है ना पीछे पड़ जाती हैं,
और फिर वो उनके महकमे जो है अपने आप को जो है बचाने के लिए जो है फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए अभी आपको राणा साहब ने बताया कि जो उनका एक अटक का जो जगह है वहाँ पे एक गैर कानूनी काम कई सालों से चल रहा था और लोग वहाँ पे जो है वो मशीनें लगा के दरिया में मट्टी इकट्ठी करके उसको छन्ना लगा के उसमें जरे ढूंढते हैं, गोल्ड के जरे, ठीक है ना। तो ये इनको क्यों नहीं याद आया कि इसको जो है बकायदा जैसे तेल के लिए आप एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स देते हैं, अब तेल का जो कुआं होता है वो आप ब्लॉक देते हैं चंद $1000 में या मतलब फ्री में, वो कंपनी फिर उसमें पैसे लगाती है और जिंदगी भर कमाती है। इसी तरीके से रिकोटिक आपने बेचा है, सैंडक दी है, उसमें हम कहते हैं $2000 अरब का सोना है, इतना क्या आपने क्या $2000 अरब का आपने तो फ्री में उठा के दे दिए। तो हुकूमतों का काम होता है कि काम को लीगलाइज किया जाए और उसके लिए वो सिर्फ जो है माइनिंग के या उसके जो है ऑक्शंस ब्लॉक करती है। हमने जो है ये काम कर दिखाया, हमने पहली दफा सूबे की तारीख में जो इलीगल काम हो रहा था उसको लीगलाइज किया। प्लेसर गोल्ड की 17 ब्लॉक्स हमने निकाले जिसमें से 4 गए सिर्फ, और ये तारीख में पाकिस्तान की पहली दफा हुआ जिसमें हमें 4.9 आम आदमी को प्लेसर गोल्ड और लोड गोल्ड का भी जरा बता दें कि ये क्या है। सर ये प्लेसर गोल्ड सोना ही कह लेना, बस सोना कह लेना, सोने के जो एक बताया गया है जो लैंड पे पाया जाता है, एक बताया गया है जो पानी के ज़रात की फॉर्म में पाया जाता है, बस वही वो उसके वहां पे जो है उसको जमा कर। तो पहली दफा हमने 4.92 अरब का जब ये किया तो वो पूरे पाकिस्तान में हमें उसकी दाद रसी हुई कि क्या जबरदस्त, जो काम मुफ्त में लोग कर रहे थे आपने उनसे भी पैसे ले लिए। अभी 4 ब्लॉक 13 बाकी है। जब ये खबर जो है पंजाब और उधर गई तो वहां पे जो है उनकी जाहिर सी बात है क्लास हो गई। अब वो जब क्लास हो गई तो उनके जो है वजीर साहब कह रहे हैं पहले हम सर्वे कराएंगे फिर हम इसको बेचेंगे। और भाई जो 2 साल 3 साल से इलीगल काम कर रहे थे सोए हुए थे जब हमने मगर ये हमने प्रोग्राम में आगे पहले इस समय ये बताया है कि ये सर्वे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने 2019 में बुजदार साहब की गवर्नमेंट में एक पंजाब गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये हो चुका हुआ है। फिर ये हमारे पास एकेडमिक्स का एक रिसर्च है जो कि 2022 के अंदर जो है ये बाहर के एकेडमिक्स भी हैं, यहाँ के रिसर्चर भी हैं, ग्रीस के, मलेशिया के, पाकिस्तानी मिलके उन्होंने इतनी मोटी एक रिपोर्ट दी हुई है। तो ये रिपोर्ट पोटेंशियल की तो पहले काफ़ी आ चुकी है, इसमें कोई नई चीज़ तो कंफर्मेशन तो जरूर होना था मगर पता तो था। सर बात सारी ये है कि आपके मुल्क में मादनियात के ज़खायर हैं, ठीक है ना, और हुकूमतें क्या करती हैं जैसे वफाकी हुकूमत तेल के जो है कुओं के ब्लॉक्स दे देती है, ठीक है ना, और ये फिर वो कंपनियों का काम होता है कि वो कहती है कि ये ब्लॉक मैं ले लेती हूँ कि यहाँ पे शायद तेल के ज़खायर हों, और बहुत दफ़ा नाकाम भी हो जाती हैं। तो हुकूमतों का काम होता है सिर्फ जो है उस ऑक्शन कर देना, उसके बाद उस पार्टी का रिस्क है, और फिर जब वो अगर किसी का सोना निकल आता है, तेल निकल आता है या जो भी आता है उस पर फिर वफाकी हुकूमत FBI उनसे टैक्स लेती है, सूबे नहीं लेते, ठीक है ना। इनको तो यही नहीं समझ। अब वो बेचारे जो है उसमें उन्होंने 800 अरब को डॉलर में कन्वर्ट करो तो $2.25 अरब बनते हैं। अच्छा दूसरा हमने जो एक और भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं, हमने ये पहली दफा ये लीज किया और ये 10 साल की लीज है, 10 साल के बाद वापस से री ऑक्शन होगा और जो उसकी नई बोली देगा उसके हिसाब से देंगे। और एक और बात बताऊं, हमने जो रेफरेंस प्राइस जिस ब्लॉक की 40 करोड़ रखी थी उसका हमें 1 अरब 12 करोड़ पे मिला है, यानी कि 40 करोड़ हमने उसकी कीमत रखी थी, रेफरेंस प्राइस 1 अरब 12 करोड़। सोचेंगे आपका पूरा PIA 10 अरब में जो है नहीं कोई खरीद रहा, हमने एक चीज जिसमें कुछ नहीं हुआ उसमें इतना रेवेन्यू जमा कर लिया। अब वो पंजाब जो है बेचारे एक तो हमारे से जो है लीड्स लेते हैं, अभी भी इनका जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो हमारे यहाँ पे बार बार राब्ता कर रहा है, यार अपनी पॉलिसी शेयर कर लो, हम पे बड़े प्रेशर है, हम नहीं कर पा रहे और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अब क्या करें, हम अब एक पहले चोरी कराए जाए, अब इनको जो है सर्वे याद आ गया, अब वो कह रहे हैं हम ये करें। अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमसे अच्छा ऑक्शन करके दिखाएं, हमसे अच्छे रेट पे बेच के दिखाएं। हमने तो इसको लीगलाइज कर दिया है, सारा कुछ कर दिया है, मजीद आगे
13 ब्लॉक्स को जो है हम वो करने जाहिर है इतनी अभी इतनी ज्यादा नॉलेज के साथ और मजीद सर्वे सामने आने के बाद पोटेंशली जो है बेहतर रेट मिलेगा, जो 13 ब्लॉक्स आपके भी और पंजाब की साइड पे भी होंगे। मैं राणा साहब क्विकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस से बात हुई है लोकल, और वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते भी हमने FIR दर्ज की हैं, लोग बाज नहीं आ रहे, वो तमाम तर रोकने के बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से वो पानी में पहुंच जाते हैं, और सर्दी के इस मौसम में वो छल्लियाँ लेके वो भी किए जा रहे हैं, और वो एक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है। तो ये क्या वहाँ पे मंजर है? और भी सिक्योरिटी के सुने अदारे वहाँ पहुँच गए हैं? सर मजे की बात यह है कि जो अटक खुर्द थाना है ना, वो बिल्कुल दरिया के किनारे पर है। दरिया के किनारे के ऊपर थाना है, तो फिर मुझे बताएं कि इनकी इजाजत के बगैर मशीनें दरिया में कैसे उतर जाती हैं? ठीक है, जब दरिया के ऊपर थाना है और बड़ी ऊंची जगह पर है, पूरा दरिया वहां से बड़ी किलोमीटर तक दूर नजर आता है, तो इनके वो नाक के नीचे मशीनें कैसे काम करती हैं सर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अब जो इतनी ज़्यादा इसकी वो मशहूरी हो गई है, और बेहतर है आई एम श्योर कि डेटा और रिसर्च भी ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल इसका आप कितना देखते हैं इन ब्लॉक्स का? प्लस ये जो पंजाब के दरिया के इस तरफ तो ये अटक में ये हो रहा है, तो ये हमें बताया गया है, मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसके ज़रात हैं ये लोकल हों, ये पता नहीं दरिया काबुल जो है काबुल से भी पीछे से आ रहा है, और कहाँ से ये मिनरल्स वो आ रही हैं। तो ये जो पट्टी 32 किलोमीटर की KP के अंदर है, वहाँ भी कोई मैड रश इस तरह का नज़र आता है, लोग जो है मिसगाइड करके वहाँ जा रहे हैं? देखिए सर, ये ना एक बड़ी हेफ्टी एक्सरसाइज है। ये ऐसे नहीं है कि आपने दरिया के अंदर हाथ डाला तो आपके हाथ में कोई सोने के चने के बराबर भी आ गया। वो हजारों टन मट्टी जो है उसको लगाते हैं मशीन, फिर बाहर निकालते हैं, उसमें छन्ने लगाते हैं। गरीब लोग जो हैं तो पूरा दिन मजदूरी करते हैं। देखें, पाकिस्तान में तो असल जखायर जो है सेंडेक में थे, रिकॉर्डिक में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये तो कोई, मैंने आपको यही कहा ना, ये 800 अरब रुपए जब बोल रहे तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हजम है। ये 2.5 अरब डॉलर भी नहीं है। ये अगले 100 साल में भी, अगर 50 साल में भी ये जमा करते रहे ना जरे जरे करके, तो ये इतने पैसे नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सूबे, हमारे सूबे में हम वी आर प्राउड कि हमने ये पॉलिसी दी, उस पे पहला ऑक्शन भी किया जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया। एक हमने जो है प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है। अब उस पे आई होप कि पंजाब काम करके उससे अच्छे रिजल्ट ले, और जैसे आपने खुद कहा कि हमारे बाकी 13 ब्लॉक्स हैं उसको भी हम लीगलाइज करें। अभी तो क्या हुआ है, जो हमने ऑक्शन किए हैं ब्लॉक, लोग कोर्ट चले गए कि जी ये गरीबों की जगह थी, गरीब यहाँ पे काम करते थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। जो ये जो इलीगल की बात करें ना राणा साहब, तो वो कोर्ट चले गए उल्टा कि जी हमारे साथ ये ज्यादती, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, ये जो है ये हमारा रोजगार छीन गया है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क में कोई राइट ट्रैक पे भी चीज करने पे कितनी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। और इसके अंदर एक मामला कॉन्स्टिट्यूशनल भी है कि वफाक और सूबों के दरमियान में ये मिनरल रिसोर्सेज की एक डिवीजन भी होनी है। मगर ये आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के लिए तो 2 अरब डॉलर कोई, 2.25 अरब डॉलर कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मगर सोने का तस्वर एक ऐसा है कि तखय्युल इंसान का जो है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, और आम आदमी के लिए अगर उसको ये उम्मीद लगाई जाए कि जी 1 तोला सोना भी पानी में से निकल आएगा, वो तो होगा। मगर गवर्नमेंट्स का ये काम है जिम्मेदारी दिखाना और लोगों को गाइड करना कि नहीं जनाब ये इस तरीके से छल्लियाँ लगाने से ये सोना नहीं निकलता। वरना वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब की साइड पे ये इशू है, FIR हो रही है, दफ़ा 144 जो है लग चुकी है। तो KP में भी इस तरह का लोगों के का कोई रश नज़र आता है या इस तरह की मफरूज़े हैं? नहीं, ये वो जो वहां मैं कह रहा हूँ ना, जो वहां के लोकल लोग काम कर रहे थे, ये जो मशीनें लगाई हुई थी लोगों ने, ये पहले से चल रहा था। तो उसमें अब जब बाकायदा हमने इसको ऑक्शन करके लीगलाइज कर दिया है, तो अब हम सिर्फ वो जो इलीगल काम कर रहे थे पहले से, उनको हटाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो वाली सिचुएशन नहीं है। और दूसरी बात इसमें सर ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, जैसे एग्जांपल आप ले लें, KP में हमने जो है पहाड़ के पहाड़ दिए होते हैं जहां से मार्बल निकलता है। अब वो पहाड़ की लीज कितने की होती है?
10, 20, 25 लाख की, अब वो 10 साल तक अगले जो है वहां से मार्बल निकाल के करोड़ों रुपए का करता है, लेकिन उसके लिए वो पैसा खर्च करता है, लोगों को रोजगार पे लगाता है, मशीनें लगाता है और चीजें करता है, फिर उसको फैक्ट्री में सही करता है, फिर बेचता है। ये जो 800 अरब 600 अरब ये अजीब सी बातें हैं, ये तो उसके ऊपर इतने उसको इखराजात करेगा तो तब वो जाके, और अगर निकल के आपका फायदा उठाते हुए क्विकली जो है आप अगर बता सकें कि ये जो $20 बिलियन है वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो ये प्रॉमिस किया जा रहा है, ये कितनी अच्छी चीज़ है, और ये क्या इसके मतलब कितना हमें ढोल पीटना चाहिए या मोहतात होना चाहिए? देखें जी, मैं एक एग्जांपल आपको इस तरह दे देता हूँ। केपी की हुकूमत ने आज की तारीख में भी एशियन तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक से $1 से $1.5 अरब के लोन साइन किए हुए। वो अभी ताज़े नहीं किए हुए, कई सालों से किए हुए, 3-4 साल, 2 साल, 5 साल। तो लोन साइन होना और लोन की रकम मुंतकिल होना दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। तो ये इन्होंने हमारे लिए एलोकेशन रखी है कि अगले 10 सालों में वो हमें $20 अरब तक का कर्जा दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हमारे पास वो प्रोजेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, वो प्रोजेक्ट होने के बाद अगर कर्जा साइन भी हो गया है तो उसके बाद भी शराइत ऐसी होती है कि वो रकम आने में भी मतलब मुश्किलात होती है। अक्सर आप पढ़ रहे होते हैं कि फलां वर्ल्ड बैंक का लोन कैंसिल हो गया, फलां कैंसिल हो गया। तो इसमें कोई मतलब कोई बैंड बाजा बजाने वाली चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि वजीर आजम साहब इसको किस चीज में खुश हो रहे हैं या उन्होंने क्या कर दिया। ये तो एक होने की भी जरूरत है, क्योंकि ये आईपीपीस की भी जब पॉलिसी आई थी तो वर्ल्ड बैंक की उस वक्त भी इतने ढोल पीटे गए थे, अब वो हमारे गले पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका भी और राना साहब हमें ज्वाइन करने का। मैं सिर्फ प्रोड्यूसर साहब से ये अर्ज करूंगा कि ये अवाम को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जल्दी इन चीज़ों पे एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। हुकूमतों को भी जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए कि आम आदमी को, जिस तरह अभी बताया गया कि ये कोई $2.25 बिलियन जो है ना, बहुत बड़ी रकम है, मगर ये भी नहीं है कि लोग जो है वो 28 लाख तोला जब हुकूमतें कहना शुरू करती हैं तो वो लोग वहाँ उसके उन तोलों को ढूंढना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहले भी चुनौट वाला काम हमारे साथ ना करें। कल के इंपॉर्टेंट डे के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं अदालती मामलात के ऊपर, खासतौर पे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और इस वक्त स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, ये सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं समझता हूँ कल का दिन बहुत अहम इसलिए भी है कि जब से ये 26वीं आईनी तरमीम थी उसके बाद जो हमें उम्मीद थी कि वकला की तरफ से या बार एंड बेंच की तरफ से एक मुज़ाहमत आएगी, वो मिली जुली आई। जो है वकला की तरफ से भी जो था, एक सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में ख़ास तौर पे जिस किस्म का एक फ़ैसला आया, उससे लगा एक बहुत बड़ा तबका जो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में है और वो नाम आसमा जिलानी ग्रुप के लाता है, तो उनके नाम से जो है 26वीं आईनी तरमीम का वो दिफा कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो है वहाँ एक लीगल एक्शन कमेटी भी है, फिर रियासत आज़ाद जैसे लोग भी हैं जो मज़ामत कर रहे हैं। जजेस में अभी तक जो है जस्टिस मंसूर अली शाह वो इसकी मज़ाहमत तो कर रहे थे, मगर वो ख़तूत लिख के या तकरीरों के ज़रिए कर रहे थे, मगर बाकी उन्होंने एक किस्म का लग रहा था तकिया कर लिया है। और चीफ जस्टिस साहब दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि बहुत दूर ग्वादर में, सक्खर में, सादकाबाद जा रहे थे। यहाँ पे जो एक डिमांड थी वकला की कि इसको फुल कोर्ट का वो इसके लिए बैठाया जाए, वो उसके ऊपर कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब ये उम्मीद लग गई है कि कल टेकअप कर लिया मंसूर अली शाह साहब ने। केस तो था ये कस्टम्स एक्ट का 2017 में तरमीम का, उसके अंदर से एक पहलू निकल आया, एक नई जहद निकल आई कि 191 जो है आर्टिकल ए जो 26वें आईनी तरमीम में डाला गया है, ये क्या आज़ादी अदलिया उसके ऊपर कदगन तो नहीं लगाता कि जज क्या जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनसे ये राइट लिया जा सकता है कि वो आईनी मामलात में नहीं करते। तो ये एक उन्होंने इसका एक एंगल निकल आया है कि पिछला जो इशू था कस्टम्स का वो पीछे चल गया है। तो अब ये एक इसके ऊपर सवाल हैं कि क्या ये कल 3 मेंबर कोर्ट बैठ रहा है, वकला से उन्होंने कहा जी तैयारी करके आए, तो अगर उसको ये क्या फारिग कर सकते हैं आईनी 26वीं आईनी तरमीम को, और अगर करते हैं तो उसके क्या मुज़मरात होंगे। तो रियासत अली आज़ाद साहब कितना हमें इस पे उम्मीद करनी चाहिए कि इसका इम्कान हो सकता है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, सबसे पहली बात तो ये है, आपने इंट्रो में जैसे बताया
कि इस पे वकला का मिला जुला रुझान था, और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का भी आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में आप देखें कि जो सेक्रेटरी था वो 500 की लीड से जीता है, ठीक है, और उसके अंदर जो सदर था वो 100 के अराउंड वो इलेक्शन जीते। तो उसमें भी आप देख ले वो था मेरा ख्याल में अगर आप ज्यादा नहीं तो मैं समझता हूँ 3000 या 4000 वकला का वो इलेक्शन था। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इलेक्शन हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर अराउंड 4 लाख वकला, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार आप लाहौर में भी देख लें तो इस वक्त वहां पे हामिद खान ग्रुप जो है वहां पे लाहौर बार एसोसिएशन में वो प्रेसिडेंट जीते हैं। तो ये कहना अगर आप वकला के हवाले से करना चाहें तो इस पे तो एक रेफरेंडम हो तो पता चलेगा कि वकला 26वीं तरमीम के हक में है या खिलाफ है। मेजॉरिटी में लोगों से मिलता हूं जो इसके खिलाफ हैं, बहुत एक्सेप्शनल लोग हैं जो 26वीं तरमीम के हक में। अब आ जाएं ये जो इस वक्त सैयद मंसूर अली शाह साहब जो टेकअप किया है, क्या अदालत 3 मेंबर बेंच जो है मंसूर अली शाह का भी सर्दी में उनके पास ये आईनी इख्तियार मौजूद है कि 26वीं आईनी तरमीम को उठा के बाहर फेंक दें? देखें आमिर भाई, हाई कोर्ट के अंदर जितने जजेस साहबान बैठे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो तो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस। तो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जज से उसका ये इख्तियार वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि हमारी तो डिमांड शुरू से रही कि जो आर्टिकल 191A की आप बात कर रहे थे उसमें 31 अक्टूबर को यह डिसाइड हो गया था कि फुल कोर्ट के अंदर बुलाया जाए, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो कमेटी ने डिसाइड कर दिया, लेकिन विद मेला फाइडी वो उस वक्त टेकअप ना हुआ। आपको पता है वो काजी फैज ईसा साहब जो मौसूफ इस मुल्क के अंदर इस इदारे की बर्बादी और इस इदारे को लिटाने में और उसकी आज़ादी को गस्ब करने में और उसकी आज़ादी को दरियाब बुर्द करने में जिन्होंने अपना एक अहम रोल अदा किया और उन्होंने एक सहूलतकारी की। अब मैं समझता हूं कि आज भी 191A प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उससे ये इख्तियार नहीं लिया गया। मैं इसलिए अब जो हूँ कि कल फैसल चौधरी साहब यहाँ पे हमारे पास थे, उन्होंने कहा जनाब के ये इन तिलों में इतना तेल नहीं है और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इतने एडवेंचरस नहीं हो सकते। तो ये मैंने फिर उस लोगों से आज और भी सीनियर आपके कुलीग से बात हुई कि उन्होंने कहा जनाब मंसूर अली शाह साहब का माजी ऐसा रहा कि अगर आइन का और उसका मसला आ गया और वो नजर आया तो फिर हेवंस आसमान भी गिर जाएगा, वो परवाह नहीं करेंगे। आपकी क्या फीलिंग है? मेरी बिल्कुल यही फीलिंग है कि मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं कि जिन्होंने वकला को भी लाहौर में जब वो चीफ जस्टिस थे आमिर भाई तो वहां पे बार और बेंच के दरमियान क्लैश आ गया, लेकिन बड़ा प्रेशर था मंसूर अली शाह के ऊपर के वकला लाहौर के, उन्होंने पूरी हाई कोर्ट को घेराव कर लिया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब उससे बैक नहीं हुए। और मैं समझता हूं कि मंसूर अली शाह ने वो जो स्टैंड लिया था वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था और आज भी हम उनसे डिमांड करते हैं। और दंगा फसाद हुआ था, वहां पे गेट तोड़ दिए थे, वहां पे कितनी हॉस्टेज करार लिया था, उसका उसकी उनकी दलेरी देखी। बिल्कुल, हम उनकी दलेरी को आज भी सैल्यूट मारते हैं और हमें पता है कि लोग जो मर्जी बातें करें, जो कुछ हो जाए, मैं समझता हूं कि वो आइन और कानून से पीछे नहीं हटेंगे। बाहर क़यामत आती आ जाए वो बिल्कुल उसके साथ स्टैंड करेंगे। और जो लोग ये एक तासुर दिया जा रहा है, आज हमारी एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई ऑल ओवर द कंट्री, तमाम मुल्तान, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, तमाम सदूर और तमाम वाइस चेयरमैन ने उसके अंदर गुफ्तगू की। आज हमारी एक वकला एक्शन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैं भी शामिल था, जिसके अंदर यह तय हुआ है कि हम इसको रिगरसली इसको हम एजिटेट करेंगे इस तहरीक को। और यह भी तय हुआ है कि लाहौर के अंदर पहला कन्वेंशन होगा, कराची में भी होगा और बाकी स्टेप बाय स्टेप हम तमाम सिटीज के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर कन्वेंशन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारा मुतालबा भी यही है कि आपकी ये जंग नहीं है, ये एक इदारे की जंग है। हम आपकी जात की जंग नहीं लड़ रहे, हम पॉलिटिकल पार्टी से मावरा उससे बालातर होके जाके तो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये इस मुल्क की
इस कौम के फ्यूचर की बात है, इस अदलिया के इदारे की बात है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि आप आइन और कानून के साथ खड़े हो। अगर हमारी डिमांड आइन और कानून से हट के है तो बिल्कुल ना खड़े हो। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, देखें जुडिशल सिस्टम जो है दैट हैज बिकम रिडंडेंट और सिस्टम स्टेगनेट हो चुका है। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, 184(3) की बात है, 189 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहां गई वो 12 जुलाई की जजमेंट, कहां गई इंप्लीमेंटेशन, कहां गया आर्टिकल 204 और सब आर्टिकल ए बी सी और डी, कहां गई उसकी कंटेम्प्ट, कहां गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमें तो इतनी धुंधला गई कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट नजर भी नहीं आ रही। तो आमिर भाई, हम वुकला पूरे पाकिस्तान के अंदर आइन कानून के साथ खड़े और आपको जल्द नजर आएगा कि हम इसको बहुत एजिटेट करते हुए पूरे मुल्क के अंदर आपको नजर आएगी वुकला तहरीक। और आप देखें कि इंशाल्लाह इसको रिवर्स होते हुए भी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हक और सच की फतह होगी। और आप देखेंगे एक सवाल और जो उठाया जा रहा है कि फर्ज करें कि ये अगर 3 मेंबर बेंच जो है इसको उठा के 26वीं आईनी तरमीम को बाहर भी फेंक देता है तो अमल दरामद नहीं होगा, एक आईनी बहरान आ जाएगा। और मिसाल ये दी जाती है कि जी मखसूस नशिस्तों का जो फैसला वो आया हुआ है उसकी अमल दरामद नहीं हो सकी और बिल्कुल उसके ऊपर अदलिया और जो है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी हुई है। तो इस पे कैसे, ये तो उससे भी बड़ी चीज़ है। देखें ये बात अलग है। देखिए बाय हुक और क्रोक आप मावराए आइन अगर कोई बात करना चाहते हैं तो वो पहले भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब ये जजमेंट अगर आ जाती है तो पूरी वुकला कम्युनिटी इस जजमेंट की बैक पे खड़ी होगी। 12 जुलाई की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चूंकि एक पॉलिटिकल केस के अंदर आई है तो ये तो एक लीगल क्वेश्चन पे आ रही है। आइन और कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है हम उसके कस्टोडियन है, उसका 190 जो है उसके तहत भी इंप्लीमेंटेशन का तरीकेकार बताया गया है। 204 के अंदर भी बता दिया गया कि आप कंटेम्प्ट के जरिए उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर उससे बढ़कर चूंकि हम कस्टोडियन है वुकला बरादरी, हमारी वो जजमेंट होगी, हमारा वो एसेट होगा, हम उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करेगी। ये क्या बात होगी कि आप किसी के चाहने की वजह से किसी की स्वीट विश विल और विम के ऊपर आइन और कानून को उठा के आप बाहर माजरत के साथ रियासत अली आजाद साहब जब ये 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त भी वुकला के बड़े बड़े नाम सब लोग बात कर रहे थे कि आने नहीं देंगे, पेश नहीं होने देंगे, मंजूर नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हुआ तो तहरीक चलेगी। तो हमने तो कोई तहरीक चलती हुई नहीं देखी। तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये इसकी सपोर्ट में और इसकी एजिटेशन जो भी आप मामला के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं नजर आया। उस वक्त 58 तरमीम थी जो ला रहे थे, हमने एजिटेट किया। आपने देखा लाहौर में भी कन्वेंशन हुआ, कराची में भी कन्वेंशन हुआ, इस्लामाबाद के अंदर भी हमने डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कन्वेंशन किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना प्रेशर डेवलप हो सकता था हमने किया और वो 22 जो अमेंडमेंट्स हैं वो हुई हैं। लेकिन उसके खिलाफ भी हमने एजिटेट किया और आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम कंप्रोमाइज हो जाएं या वुकला बरादरी कंप्रोमाइज हो जाए, कोई वकील ऐसा नहीं चाहता। ये सरवत में बहुत कैटेगरिकली और मैं एक चीज रियासत साहब समझना चाहता हूं कि फर्ज करें अगर ये 3 मेंबर बेंच जो है 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देता है तो उसके बाद तो फिर इसका मतलब है ये आईनी जो अदालतें हैं ये ख़त्म हो गई। तो जो चीफ जस्टिस भी जो लगे हैं इसी तरमीम के तहत लगे हैं तो क्या वो रहेंगे या वो भी फिर दोबारा रीअपॉइंटमेंट होगी? फिर उस कायदे से तो मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट है। आप देखें आमिर भाई, जब पीछे जजेस लगाए गए थे 2009 में जो 31 जुलाई की जजमेंट आई थी उसके जरिए वो पीछे जजेस घर चले गए थे चूंकि 31 जुलाई की जजमेंट आ गई थी 2009 सुप्रीम कोर्ट। तो आज भी अगर ऐसी जजमेंट आ जाती है और वो बेसिक या अफरीदी चीफ जस्टिस साहब का स्टेटस क्या होगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो जजमेंट सेट साइड, वो अमेंडमेंट सेट साइड हो जाती है तो आप फिर प्रीवियस स्टेटस पे चले जाएंगे। इस पे 1972 सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस पेज नंबर 133 है और उसमें 2007 सुप्रीम कोर्ट है तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है जिसके अंदर है कि अगर फाउंडेशन जो है इलीगल हो उसके ऊपर जितने भी सुपर स्ट्रक्चर होगा वो इलीगल होगा। अगर 26वीं तरमीम खत्म हो जाती है तो सारा का सारा सीनियरिटी वाले स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाएगा और मंसूर अली शाह एज पर प्रिंसिपल 1996 सुप्रीम कोर्ट
अल ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ दैट वेरी जजमेंट उसके अंदर और जो 175(3) के अंदर का आइन के अंदर दिया गया उसके मुताबिक सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, ये पहले एक इशू आया था कि आईनी अदालत से जब ये कहा जा रहा था कि ये फुल कोर्ट होना चाहिए और ये एक क्वेश्चन था लीगल कि आईनी अदालत के मतलब ये सवाल है आईनी अदालत अपने मतलब कैसे फैसला कर सकती है। तो इसमें मंसूर अली शाह साहब से जो वकील साहब हैं सलाहुद्दीन साहब ने उन्होंने ये कहा कि जनाब ये क्योंकि आपकी इसके इसी इशू के ऊपर जो है ये एड्रेस किया गया है सो इसी बेंच को ये सुनना चाहिए। मगर ये भी एक आ जाता है क्वेश्चन कि इस फैसले के ज़रिए वो ये कहेंगे वर्चुअली अगर ये आता है कि ये सेटिसाइड होती है और आज से मैं चीफ जस्टिस हूँ। ये एक आखिरी मिनट है मेरे पास, बस मैं चाहूंगी कि इसी के ऊपर आप जरा अपने क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ आगे बढ़ें रियासत साहब। मैं ये अर्ज करूंगा कि जैसे अभी आपने ये फरमाया कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना आमिर भाई वो सुन ही नहीं सकता, इसीलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं कि जो बेनिफिशरी है जो जजेस बेनिफिशरी वो उसका फैसला करेंगे कि ये गलत है या सही है। मैं समझता हूं कि फुल कोर्ट उसको डिसाइड करेगी और पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कलेक्टिव विजडम आना चाहिए ताकि किसी को कोई शायबा कोई शक कोई शुबा ना रहे कि ताकि वो उस जजमेंट को कि ये पूरी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है और उसके ऊपर मिन्नो अन जो है वो अमल दरामद होगा, तभी लोगों का ट्रस्ट होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल कोर्ट ही उसको डिसाइड करे और इंशाल्लाह फुल कोर्ट उस पर होगा और वही सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करे। क्लोजिंग रिमार्क्स आमिर साहब। बस में बस ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर वो इसको सेटिसाइड करते हैं तो फिर वो भी बेनिफिशियरी तो होंगे कि चीफ जस्टिस वो बनेंगे। सो ये काफ़ी कल बड़ी हमारी नज़रें हैं इसके ऊपर कि क्या होता है। सो बड़ी जागते रहना यही कहा जा सकता है। इसके मैं अर्ज करना चाहूंगा वन सेंटेंस के मंसूर अली शाह इसके बेनिफिशियरी इस सेंस में नहीं होते कि चूंकि एज पर दैट वेरी जजमेंट अल जिहाद वो ऑलरेडी इट वाज डिसाइडेड कि दैट ही वुड बी द चीफ जस्टिस, नाउ इट इज क्रिएशन उसके बाद की है, तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। चूंकि गवर्नमेंट भी कहती रही कि मंसूर अली शाह का ही नोटिफिकेशन होगा, मंसूर अली शाह ही सीनियर है वही चीज। कल का डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।